अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने लंका ढा दी है, होश रुबा इंकशाफात कर दिए हैं और PTI के चेयरमैन ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए एक कहानी गढ़ी और फिर अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ झूठे बयानिए पैदा किए और बैरूनी साजिश का बहाना भी बनाया। और इसके पीछे एजेंडा ये था कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद को कामयाब ना होने दिया जाए। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे IMF के साथ जो मामलात हैं, IMF मुआहिदे की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। हर तरह से महंगाई होने जा रही है, अशियाए ज़रूरिया महंगी होने जा रही हैं, क्या क्या सख्ती और आवाम को फेस करना होगी और केयर टेकर सेटअप इस पूरी सूरत हाल में रिलीफ किस तरह से दे पाएगा, इस पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ जावेद इकबाल साहब, PJ मीर सर और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले PJ सर आपसे पूछना चाहूँगी, 27 मार्च 2022 को जो कहानी शुरू हुई थी साइफर की, झूठे बयानिए की, उसके बाद आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं? ये जो आपने सवाल किया है इसकी बहुत एक डेप्थ है। नंबर 1, इसहाक डार के साथ यही हुआ था। अंडर ड्यूरेस स्टेटमेंट्स ली थी जो कि उन्होंने अब बाद में बताया कि इट वाज ऑल अंडर ड्यूरेस। कल ये भी कह देंगे कि मेरे साथ अंडर ड्यूरेस हुआ, लेकिन मुझे पता है कि इन दोनों की लॉयल्टी अगर आप चेक करें, इसहाक डार इज़ फार मोर लॉयल टू नवाज शरीफ देन आज़म खान टू इमरान खान। सिंपल इज़ दैट। क्योंकि इनकी जो कारनामे हैं ये मुझे जहांगीर तरीन ने बताया कि जो डिफरेंसेस बीच में जहांगीर तरीन के और इमरान के आए हैं शहजाद अकबर और आज़म खान की वजह से। और आज ये बात कर रहे हैं, बाद में बिल्कुल कहेंगे अंडर ड्यूरेस है। मैं ये भी कह दूं, ये अब जो बात कर रहे हैं तो ये फिर पहले क्यों नहीं इन्होंने रिज़ाइन कर दिया? पहले क्यों इमरान खान को ये करने दिया? आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं खुदा के लिए, तो आप आज अप्रूवर बन रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए या खान को दबाने के लिए? सो द क्वेश्चन है राइजेस, इसके दो पहलू जो आपने सवाल किया है। अंडर ड्यूरेस ये बाद में सब प्ली लेंगे, लेकिन मैं इसमें इसहाक डार को बहुत ऊपर रखता हूँ क्योंकि इसहाक डार मेरी नज़र में बहुत एक लॉयल आदमी है एज़ फार एज PMLN इज़ कंसर्न। इनका मुझे पता नहीं है, ये तो अभी नए नए वो आए हैं और लोग यही मुझे कहते थे इनकी कैबिनेट के, पता नहीं जी PJ साहब इनको कहाँ से उठा के, चीफ सेक्रेटरी थे उधर KPK में, वहाँ से उठा के ये इनको इधर लेके आए। मुझे समझ नहीं आती किस तरह इन्होंने रख लिया। सो देयर वर मिक्स्ड फीलिंग्स ऑल अराउंड, बट आई थिंक ये जो टाइमिंग आई है, ये सारे फसली मेंढक अभी निकल रहे हैं। यही आपने इसके साथ किया, जरदारी के साथ आपने किया, यही आपने नवाज शरीफ के साथ किया और आज आपके सामने ये है। तो ये जो हम ये करते हैं ना, ये सियासत और ये एक दूसरे को इतना गंदा कर देते हैं। मुझे शर्म आती थी कि जब नवाज शरीफ पे ये हर्फ इस्तेमाल किया करते थे या जरदारी पे, मुझे शर्म आती थी यार, यही रह गए लोग। आज वो कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आज इन पे आ गई ये चीज़। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर बताता है कि जो भी लीडर पाकिस्तान में आया है, जिस वज़ीर आज़म ने आया, जो प्रेसिडेंट आया, हमने उसको जलील ही किया। बाद में किसी को अच्छे लफ्ज़ों से आपने याद किया है, आपने हर एक को गालियाँ निकाली हैं, आपने हर एक को गंदा किया है और अपनी डर्टी लेने पे इस तरह फेंकते हैं कि सबसे अच्छे आप हैं और ये तो सब गंदे हैं। ये आइंदा भी आगे यही होगा और ये होता रहेगा। क्यों? हमने अपने नेशनल कैरेक्टर को ठीक ही नहीं किया। अच्छा। या ठीक करने की हम मुनीज़े कोशिश भी नहीं करते। सर यही बात है ना कि 8 मई को इन लोगों ने कोशिश नहीं की। जब उन्हें आसार नजर आए कि अब हम एतराफ़ जुर्म कर सकते हैं या वादा माफ गवाह बन सकते हैं, तो सब ने अपने अपने कार्ड्स टेबल पर सामने रख दिए। लेकिन नवीद चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर आज़म खान साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं, लेकिन मुजरिम तो वो भी हैं, तो क्या उनके खिलाफ अब कार्रवाई नहीं होगी? और उन्होंने अपने आप को ये सारी हकीकत सामने रखने के बाद क्लीन चिट में ले लिया उन्होंने। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो केस है, ये भी PTI के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ ओपन एंड शट केसेस जो बहुत ज़्यादा हैं उनमें से एक है। लेकिन इसकी जो संगीनी है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें ना सिर्फ उन्होंने सियासी मामला किए, बल्कि सफारती सतह पर, बल्कि दुनिया में एक ही सुपर पावर है उसके साथ भी रियासत पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की सोची समझी कोशिश की। बिल्कुल। असेंबली को तोड़ा, एक गैर आइनी हरकत भी की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसके बाद एक साइफर को उसको डीकोड कराया। डीकोड भी इस तरह से कराया, इन्हीं साहब ने किया जो बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसकी ड्राफ्टिंग मैं ऐसे करूँगा कि थ्रेटनिंग लैंग्वेज बना दूंगा मैं नहीं करनी है ना, और उसके बाद उसको हम जलसों में पेश करेंगे।
और मामला बहुत ज़्यादा इन्होंने, चूँकि उनकी हाइप थी इक़्तिदार से जाने के बाद, बहुत सारी फोर्सेस उनको सपोर्ट कर रही थी, तो हाइप बन गई बहुत ज़्यादा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास भी हुए, उसमें भी कहा गया कि जी जो रिमार्क्स दिए गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के मतलब ये मुनासिब नहीं है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अमरीकी हुकूमत का एक ही मौक़िफ़ रहा कि हमने ना ऐसे रिमार्क्स दिए हैं पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी, और ना ही हमें इस किस्म की कोई आप जो मजम्मत अपनी पहुँचाएँ, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ये मामला इस हद तक क्लियर था, इसमें इस हद तक मुजरिमाना फेल किया गया कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहा कामरा में कि देखें आप जो इधर उधर गुफ्तगू करते रहते हैं ना कि अमेरिका फ़ोन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो कर रहा है, उसके नतीजे में ये गुफ्तगू सामने आ गई है। अच्छा ये होता क्या है साइफ़र ये होता है कि मैं सफ़ीर हूँ किसी मुल्क में, मैंने वहाँ कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, तो मैंने उसको लिख के भेज दिया अपने सफारत खाने को, अपने दफ्तर खारजा को, आगे उसकी कापियाँ चली गई मुख्तलिफ जगहों पर, 4-5 मकामात पे जाती हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो जो इम्प्रेशन बना वो ये बना, जो हम एक जूनियर डिप्लोमेट है उससे ये मिले और उन्होंने कहा कि जी वो फ़ोन नहीं कर रहे जो बाइडन साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर को ना। उन्होंने कहा यार उन्होंने फ़ोन क्या करना है, वो तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब को नहीं आया, आप देखें ना हुकूमत ख़त्म होने वाली है, रियासत की पॉलिसी। उन्होंने कहा कि वो एक तो ये मामला है, दूसरा जो आपके PM साहब हैं वो इस हवाले से गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते फिर रहे हैं, तो मैं तो बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। गालिबन इस तरह की गुफ्तगू हुई, उसको बना दिया गया रजीम चेंज का एक केस। उससे अच्छा फिर कोई कहा गया कि हमारी जो पाक फ़ौज है उसने अमेरिका से मिलकर ये साजिश की। पहले कहा कि अमेरिका ने फ़ौज के ज़रिए की, फिर कहा कि नहीं फ़ौज ने अमेरिका को कहा उन्होंने की। अब खैर वो सारे बयानों से मुकर चुके हैं। ये जो कुछ आज़म खां कह रहे हैं इसमें कोई नई खबर नहीं है, सिवाय इसके कि इस केस ने अब कानूनी शक्ल इख्तियार करना शुरू की है। क्यों की है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो अदलिया है बदकिस्मती से वो PTI के मफादात की बहुत बड़ी निगहबान बन के बैठी है। ओपन हर केस में उन्होंने ब्लैकेट रिलीफ दिया है। आप अंदाज़ा करें कि इस केस की इंक्वायरी हो रही थी, दुनिया भर में मुसलमान असूल है कि जब इंक्वायरी हो रही हो वो होने देते हैं, उसके बाद अगली कार्रवाई होती है। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। आप अंदाज़ा लगाएं इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। साइफर जो है वो छुपाया हुआ है। ट्रंप के घर जो रेड हुई ना, अभी जो पिछली रेड, वो क्या हुई थी पता है आपको? वो कह रहे थे कि आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स घर में छुपाए हुए हैं, ये है केस। और इससे आगे जो केस है रियासतों के ताल्लुकात ख़राब करना, सिक्योरिटी के इदारों को उसमें इन्वॉल्व करना, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक बयानिया बना के एक अफरा तफरी पैदा कर देना, वो अगला पहलू है इसका। अच्छा, तो ये इंतहाई संगीन मामला है। अब ज़ाहिर है ये केस वो चलना था, इंतज़ार सिर्फ वक्त का था कि कब मिलेगा। तो आज़म खान ने अब मुनासिब समझा कि वो इस हवाले से प्रूवर बन जाए और वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी इन्वॉल्व है, शाह महमूद कुरैशी भी इन्वॉल्व है, उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा भी इन्वॉल्व है। इसकी तो ऑडियो आ गई थी जिसमें कहा खेलना है, सिर्फ खेलना है हमने, और उसने कहा कि मैं इसको इस तरीके से ड्राफ्ट करूंगा कि ये थ्रेट लगे, फिर इसमें सारा ये मामला हो। देखें जी, नंबर 1 ये ठीक है, इनका पॉइंट है। रजीम चेंज के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी दुनिया के अंदर रजीम चेंजेस किए हैं। एक दूसरी चीज़, नवाज शरीफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, ऑल ऑफ अ सडन उसकी गवर्नमेंट चली जाती है। व्हाई? बिकॉज ही वेंट अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं आपको बताता हूँ रजीम चेंजेस होती हैं, साउथ अमेरिका के अंदर ये करते हैं और ये पाकिस्तान के अंदर भी करते हैं। लेकिन हकीकत तो अब उसके बरक्स है ना, जो इल्जामात लगाए गए वो तो डिसोन कर दिए गए और उनके अपने ही बंदे बता रहे हैं कि वो सारी साजिश। मुनीज़, ये जो आप बात कर रही हो ना, कौन कहेगा कि मैंने करवाया है? कभी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है, ओन अप किया है? कोई नहीं ओन अप करते। वो तो कहते हैं जावेद बता यार कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट, we don't know anything about it। ठीक है, वो तो डिनाइल पे होते हैं। आप कह रहे हैं जावेद साहब, तो जावेद साहब की राय ले लेते हैं। जावेद साहब, आपने भी आज एक अखबार में ये टॉप स्टोरी पढ़ी होगी, जो बात पीजे सर कर रहे हैं, अमेरिका ने डिसोन कर दिया है, उनकी स्टेट ने डिसोन कर दिया। जो इल्जामात लगाए गए डोनाल्ड लू के ऊपर, उन्होंने कहा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? देखो, हम उधर ही खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल पुरानी कहानी है, और इसको आज एक नए तरीके से नया रंग दे के आज़म खान की शक्ल में पेश कर दिया गया। अगर इस कहानी में कुछ जान होती तो इस जानदार चीज़ के लिए 1.25 साल शायद हमें इंतज़ार ना करना पड़ता। सो बुनियादी तौर पे 3 बातें जो बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि साइफ़र हकीकत है। अगर हकीकत है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा डिस्कशन हुई है। अगर हकीकत ना होती तो कभी भी ना होती। दूसरी उसकी रीज़न ये है कि आपने फॉरेन ऑफिस अमेरिका को डिमाश किया, सो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। किधर है कागज़, किधर है?
कागज फॉरेन ऑफिस में होगा, राना सनाउल्लाह से पूछे, उन्होंने नहीं है ना रिकॉर्ड सर। स्टेट। और राना सनाउल्लाह आपके इंटरव्यू जो चला गया वो कागज भी साथ ले गया। ठहर जाएं, कहीं नहीं गया। राना सनाउल्लाह से पूछे, उन्होंने कहा फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो ये इसकी स्टोरी है। दूसरी चीज़ है जो कासिम के अब्बू की बात हो रही है, जो उन्होंने इसे सियासी रंग दिया और अपनी नो कॉन्फिडेंस मूव को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जिस तरह पीजे मीर ने कहा कि ये आज से नहीं है, हज़ारों सालों से ये चीज़ चल रही है। रोमन एम्पायर्स ने इजिप्ट में कितनी दफ़ा एम्पायर चेंज किया। क्लियोपेत्रा को किस तरह लेकर आए थे? यस, रोमन एम्पायर कैसे लेकर आए? इसी तरह आए थे ना। तो जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं और जो हमारे जैसे मालिक हैं जो कशकोल उठा के फिरते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जो सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लें। और उसका नतीजा क्या निकला कि इवेंचुअली जब रजीम चेंज हुई, अगरचे मैं समझता हूँ को इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, वो बड़े स्टेक पे चले जाते हैं। चले जाते हैं, चले गए। जितने का अच्छे अभी हैं मुझे पता है, वो तो अब हुए ना। ओ प्लीज, कितनी मुश्किल से हमने IMF की डील मुझे पता है, जितनी मुश्किल से अपने करतूतों की वजह से नहीं हुई है। मुश्किल कुछ नहीं थी उसमें। IMF की डील से वादा खिलाफी किसने की? वो मैं आपको बताता हूँ किसने वादा खिलाफी की और उसके बाद उन्होंने कौन सा आपको शिकंजा डाला। ये आपके करतूतों का ही नतीजा जो आपको आप शिकंजे डालें। तो बुनियादी तौर पर नहीं करना चाहिए था, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। और इसमें तीसरी चीज़ अब आ जाए जनाब आज़म खान साहब की तरफ, मैं 3 बंदों के नाम लूँगा और मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। फ़वाद हसन फ़वाद, आहद चीमा और सईद मेहदी साहब। ये लोग भी नैब केसेस 3-3 साल 4-4 साल जेलों में रहे ना, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। और ये भगौड़े 1.5 महीना गायब हुए हैं और अचानक आ गया जी वादा माफगुआ बन गया। बात ये है कि ये ड्रामेबाजी अब इस मुल्क को मुतहम्मल नहीं हो सकती। जावेद साहब, इसी में बात करते हैं, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तवील है, इस पर वापस आते हैं। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह एक झूठा साइफर लहराकर कौम के खिलाफ साजिश की गई, आवाम को गुमराह किया गया और जोन जोन से भी अलकाबात से हमारे इदारों को नवाजा गया। दैट कैन नॉट बी फॉरगिवन एट ऑल। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन का कहा गया कि किया गया हमारी हुकूमत को हटाने के लिए। जावेद साहब, आप भी इस पर बात कर रहे थे और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले कहते थे कि रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश हुई है और उसके बाद अब उन्हीं से राब्ता करके कहते हैं कि हमारे लोगों को पकड़ कर रखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो फिर उस वक्त क्या था और आज क्या है? देखो, जब मैं बात कर रहा था कि इस को सियासी तौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, गलत किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बता दिए, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। फिर इवेंचुअली ने खुद ही यू टर्न ले लिया। यू टर्न में उन्होंने कहा जी कि ये सादर जनरल बाजवा शहबाज शरीफ ने की, जिसको मैं हकीकत में समझता हूँ कि वाकई ही ऐसा है। अमेरिका का तो शायद इंटरेस्ट इतना ना हो जितना इन दोनों ने प्लान करके किया, क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है टेबल होने से तकरीबन 9 महीने पहले से का तो मुझे पता था कि इसकी प्लानिंग हो रही है, कौन जा रहा है, कौन से जहाज़ उड़ रहे हैं, कौन कौन लोग गारंटर्स हैं, कैसे हो रहा है। तो ये बात तो तय थी, इसलिए खान ने अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। अब आ जाती है असल बात कि आज़म खान साहब अचानक, क्योंकि खबर तो पिछले 2 हफ्ते से मार्केट में चल रही थी, तो आप 6 हफ्ते गायब होने के बाद अचानक नमूदार हो गए। राना सनाउल्लाह से क्वेश्चन किया जाता है तो राना साहब कहते हैं हमें पता है कहाँ बैठे हैं, सेफ एंड साउंड है और उनकी फैमिली के राब्ते हैं। और फिर उनकी फैमिली कहती है हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा राब्ता है कि नहीं है। सो ये कहानी है सारी। और जिस तरह आप लेके गए, किस केस में लेके गए, पहले हमें बताएं ना, कौन सी FIR है, किस केस में आप लेके गए, किस केस में वादा माफ हुआ। अचानक केस बन गया, अचानक FIA का अब नोटिस भी इशू हो गया है कि आप साइफर लेकर भी आ जाएं। सो बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें इस केस की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर देती हैं। हाँ, अगर ये काम आप 6-8 महीने पहले करते तो शायद हम इसकी सदाकत को मान जाते, लेकिन जिस अंदाज से किया गया, अब आज़म खां पे 100 क्वेश्चन है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट में उनकी कंडीशन क्या थी, कितने प्रेशर में आके की, क्यों की, तो 1000 सवाल होंगे ना।
तो वो अब उन सवालों के जवाब भी आने। सो इतना आसान नहीं है कि ये एक साइफर वाला केस हो गया और आर्टिकल 6 भी लग जाएगा, पता नहीं FIA क्या कर देगी, क्या होगा। ये सब कहानी है। बुनियादी तौर पे आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए एक दूसरे का, पाकिस्तान का। माजी से ही कुछ सीख लें, माजी से ही सीख लें कि इसहाक डार भी तो वादा माफ गुआ बना था ना, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो आज बना लेंगे, कल को क्या होगा। इसलिए खुदा का वास्ता है कौम का टाइम ज़ाया मत करें। अच्छा, कौम का ज़ाया मत करें, किसी प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ ले जाएं। जिस तरह अब IMF ने आपको शिकंजा डाल दिया आपके गले में, वो तो आप अगले 10 साल सीधे नहीं हो सकते। तो आप आज भी वही 1970, 1980, 1990 वाली सियासत करते हुए एक दूसरे को अंदर बाहर करने की सियासत कर रहे हो। और यार अगर जमहूरियत और आइन पे आप चलना चाहते हो तो उसके मुताबिक काम करो यार, करके दिखाओ। ये चीज़ें हमें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब कौम को रिलीफ मिल रहा हो, मुल्क चल रहा हो, इंडस्ट्री चल रही हो, दुनिया में आपका नाम हो। ठीक है जावेद साहब। आप दुनिया में इनक्रेडिबल होते जा रहे हैं और आप केसेस क्या बना रहे हैं। आजम खान साहब 1.5 महीने बाद अचानक उठे, लो जी ये मैं वादा माफ हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आयत। और आप कौन सा जो देर बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं देखो, उसको मैं यूं ही कह सकती हूँ कि सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मार्शी इस्तेहकाम वाबस्ता है। उसमें तो ये खुद मिनट बना के दे रहा है, तो आज कैसे ये बात। यही सवाल तो मैंने नवीद चौधरी साहब से पहले किया था कि अब सिचुएशन क्या होगी, क्या उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो नवीद साहब आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत जो बात कर रही है वो कितनी दुरुस्त है। 100% दुरुस्त है। ये केस बहुत ही हीनियस और नफीरियस है। हाँ हाँ, यानी कि एक बंदा अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के सारे मफादात दाव पे लगा रहा है। अच्छा, वो कहते हैं जी कि 90 की सियासत फलाना, भाई सियासत सुधरने लगी तो उसको लाया गया। लाए इसको इसलिए गया था कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गया तो उन्होंने सेनेट ने सोचा कि भाई ये तो मामला सीधा हो जाएगा, जमहूरी हुकूमतें 5-10 साल पूरे करेंगी। कौन लाया था? तो प्लानिंग करके लाए इसको। कौन? अमेरिका लाया इसको लाया अपना इसराइल की लॉबी जो चीफ, वही जिनके पास अच्छा, दोबारा सारे अमेरिका के तो ये सर्व कर रहा है इंटरेस्ट। ये कैसे कह सकता मुझे अमेरिका ने हटाया? सीपैक किसने बंद किया? नाज़ियन कंपनी ने। IMF से एग्रीमेंट करके गवर्नर स्टेट बैंक को वायसराय किसने लगाया? इसी ने लगाया। इसी के दौर कश्मीर किसने सरेंडर किया? इसने किया। डेविड फेंटन से मुआहदा किसने किया? इसने किया। या पाकिस्तान के खिलाफ सारे काम जो हैं वो इसी के दौर में तो हो रहे हैं। यही तो चाह रहे थे ना वो। 2-3 चीजें रह गई थी, एक रह गई थी। ये था इसके साथ जो जर्नल थे साहब वो साइड पे। तो आजम खान जो कह रहा है उसमें नई बात क्या है? मैं हैरान हो रहा हूँ इस गुफ्तगू पर कि जैसे उसने कोई गद्दारी कर दी। वो ओपन एंड शर्ट केस है। जैसे आप टेरियान का वजूद मानने को तैयार नहीं है, आप टेरियान का वजूद मानने को तैयार नहीं है, ये आपकी ज़हनी हालत है। वो अपनी बेटी को नहीं मानता, आप वहां बैठे होंगे। साल पहले भी यही बयान देना था उसने, तो दे दे भाई जज खड़े हुए मैदान में। आपको पता नहीं है कल हाईकोर्ट ने स्टे विकेट किया, ये तो आपको इल्म नहीं है। महीना के जज मैदान में आके खड़े हुए हैं, जजों के केसेस पकड़े जा रहे हैं, सासे इन्वॉल्व हैं, वो कहते हैं हम रोकेंगे, तो उनको भी तो लाना है। तो ये आपका ख्याल है कि आप अदालतों में घुस के गन पॉइंट उठाना शुरू कर दे सबको, जजों को अपनी जगह में लेके जाना है। क्या कल स्टे खारिज हो रहा है लॉ हाईकोर्ट से, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, जो मेरी बात ये है कि अगर हम इसी तरह स्टे देते रहेंगे, अगर नवीद साहब अगर केसेस पर इसी तरह पता ही नहीं कि कल स्टे खारिज कर रहे हैं। नवीद साहब अगर इसी तरह स्टे आता रहा, खड़ी हुई है, हम खड़े हैं, देखिए मेरी बात सुने, अगर इसी तरह नवीद साहब मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर हमारे केसेस पर इसी तरह स्टे लिया जाता रहा तो फिर प्रोसिक्यूशन तो हमारी वीक हुई ना। अगर हम इंसाफ ही नहीं दे पा रहे, इतने बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए। लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक अच्छी बात है कि फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एटलीस्ट चलो माफ़ी तो मांग ली। पीजे सर जो पिछला केस था आपको भी पता, खातून जज वाला, उसमें उन्होंने माफ़ी मांग लिया। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब एक और बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वाले लोग जो हैं वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। हाउ डू यू सी इट? आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन नाउ। राना साहब मस्ट लर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये हमने हर लीडरशिप के लिए कहा है कि उन्होंने ये कर दिया, एक दूसरे को तो सिक्योरिटी रिस्क भी हमने कह दिया हुआ है। तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तो आज जो नई बात हो रही है, ये जो बात हो रही है नई नहीं है, पुरानी बात है। सिर्फ इसको आपने रीपैकेज करके किया है। अब जो बंदा आगे निकल रहा है वो रिसाइकल होकर रिकंडीशन होकर, आगे बात काट रहा हूँ, जो केस होता है ना वो केस होता है। सिखों की लिस्टें गई थी, ठीक है, आप आज इनका जो मर्जी कर दे। खुद बेनजीर साहब ने बाद में BBC को इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था हमने सिखों के मामले पर इंडिया की मदद किए हैं, वो भी गई थी।
अब वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से गई थी। जी सर। देखें, हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री बड़ी ख़राब है। सही। मैं यहाँ बैठ के एज एन एनालिस्ट मैं उसको कहता हूँ नवाज शरीफ गिल्टी है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिल्टी है, आसिफ जरदारी गिल्टी है। हु एम आई? लेट द कोर्ट्स डिसाइड। हम जो अपने बड़े फर्म ओपिनियंस दे देते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये मिस रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट डायस्पोरा को, कि आपका जज, जूरी, डिफेंस, ऑफेंस and the prosecution is all on television. No, it cannot be, it should not be until and unless हमारे पास complete proof ना हो. Yes, allegations होते हैं, allegations have to be taken to the court. सही। अब हमने कोर्ट को भी ख़राब कर दिया कि because हम कोर्ट को कहते हैं oh I want this and I want that. By who am I? Let the courts decide. ठीक। हम बात करते हैं पुराने जनरल्स की बात करते हैं, आपने किस जनरल को छोड़ा? मेरा पहला सवाल था वो यही था कि 27 तारीख या 27 मार्च 2022 को जो साजिश शुरू की गई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने शुरू की, उसको हम किस तरह देखें? मैं तो यूं ही देखती हूं, मुझे इस पर एक शेर यूं याद आता है कि दलील थी ना कोई हवाला था उनके पास, अजीब लोग थे, बस इख्तलाफ रखते थे, और ये इख्तलाफात हमारे मुल्क को इस स्टेज पर ले आए हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह स्टेक पर लगाया, और उसके बाद इसका अमली मुजाहरा हमने यूं देखा कि हमने IMF से अपनी डील को किस तरह इंश्योर किया। IMF के मामले पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। IMF मुआहदे की बात कर रहे हैं, उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान को महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। बताया जा रहा है कि ज़राअत और तामीरात के शोबों पर टैक्स आयद किया जाएगा, लेकिन अब ये जो मुआहदा हुआ है ये पिछले मुआहदे से कितना मुख्तलिफ है और इसमें क़वायद व ज़वाबित क्या होंगे? मैं चाहूँगी जावेद साहब आप इस पर रोशनी डालें। देखो मनीष से, इस दफ़ा जो IMF का मुआहदा हुआ है, इसकी थोड़ी सी एक बात समझने की ये है कि पीछे हमारी क्रेडिबिलिटी IMF के साथ ज़ीरो हो चुकी थी। पहले PTI ने की, जो उन्होंने 7वां रिव्यू था उसको कंप्लीट नहीं किया, फिर मिफ्ता आए, मिफ्ता ने की, मिफ्ता ने अपना रिव्यू कंप्लीट किया, तो इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने 9 महीने ले गए। तो जो हम उनसे कमिटमेंट करते हैं वो हम पूरी नहीं करते, चाहे वो नए टैक्सेस के हवाले से हो, चाहे हम बात करें कि सर्कुलर डेट को कैसे कम करना है उसके बारे में, चाहे हम बात करें कि जो निजकारी करनी है जहां हमारे फालतू पैसे जा रहे हैं उसमें, चाहे इंटरबैंक रेट और मार्केट रेट को का कंपैरिजन है उसको श्रिंक करना था उसके बारे में, तो हमने कहीं भी रिफॉर्म्स के मतलब काम ही नहीं किया। तो इस दफ़ा IMF ने आपसे तमाम चीज़ों के अंगूठे भी लगवा लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले लिया, ताकि मुस्तकबिल में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई स्टेक होल्डर इस एग्रीमेंट से डेविएट ना हो सके। सो इस पूरे मुआहदे को अगर सिंपल आम आदमी को समझाने के लिए मैं बात करूं तो हमें अपने घर को खुद दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने घर को खुद दुरुस्त नहीं करोगे तो फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान सिर्फ तबाही 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 के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं अगले 5 साल की, अगले 5 साल में डॉलर को वो 350 रुपये तक जाता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा आपको बता दिया है कि आपने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है तो और बढ़ाएं। इंडस्ट्री आपकी वैसे नहीं चल रही, उन्होंने 2% से ज़्यादा की ग्रोथ का आपके कहा ही नहीं। 2% की ग्रोथ का आप ये समझ लो कि कम से कम 30 लाख लोग हर साल बेरोज़गार होंगे, 30 लाख लोग हर साल। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कही है कि जनाब अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं, वो हम बनाने को तैयार नहीं। सही। अब देखो बिजली का जो रेट है और गैस का रेट इस तरह बढ़ गया है क्योंकि हम चोरों को तो पकड़ने को तैयार नहीं है, जो लैंड लॉसेज है उनको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, खुदा का वास्ता ये जो हमारी पावर कंपनीज है इनको प्राइवेटाइज करें। देखो ना, एक बिजली का बिल मैं, जो चोरों का बिजली का बिल मैं क्यों दूं, और उसका सारा लोड आपकी इंडस्ट्री पे आता है। तो बुनियादी तौर पे अगर हमने मुल्क को आगे चलाना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर को सीरियस होकर एक नई डायरेक्शन 25 साल का माशी प्लान बनाएं, ठीक है, उसके मुताबिक सारे चलें, बाकी अपनी सियासत करते रहें, जो मर्जी करें, हमें उससे कंसर्न नहीं, लेकिन मईशत को साइड पे करके उसको चलाते अच्छी कर रहे हैं आप। लेकिन नवीद चौधरी साहब आप क्या कहते हैं, मिसाक मईशत कितना फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए?
फ़ायदेमंद तो होगा अगर सिद्ध के दिल से पर अमल दरामद किया जाए। मामला कुछ और है। मामला ये है कि हमारे यहाँ स्टेक होल्डर इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो बहुत सारी पॉलिसियों पर इम्प्लीमेंटेशन करने देते, हुकूमत के आड़े जाते हैं। वो खुद हुकूमत के अंदर बहुत सारे कार्टल्स बैठे होते हैं। अब IMF ने जो कुछ किया है, मैं तो उससे बतौर पाकिस्तानी शहरी मुतमईन हूँ, हालांकि बोझ मुझ पर पड़ेगा बिल्कुल जैसे सही मिडिल बात क्लास लोगों पर। उसने रियासत पाकिस्तान को बड़े सख्त अल्फाज में तंबीह की है। ये आप इसको सागडार की नाकामी ना समझें खाली, या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की नाकामी तो मुआहदा करने में देर हुई, या पिछली हुकूमत को उसने कह दिया कि जो चार्जशीट जारी की कि PTI की हुकूमत की वजह से मुआहदा टूटा फलाना, उसको भी छोड़ दें। वो ये कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। सही, हमने जो एग्रीमेंट करना है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी जिम्मेदारी हमें रियासत और रियासी इदारे देंगे। ये हो नहीं सकता कि फ़लाँ हुकूमत आई तो ये काम हो गया, फ़लाँ हुकूमत आई तो ये काम हो गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी किसी हुकूमत पर आयद करने के बजाय रियासत पाकिस्तान पर आयद की जाए। ये जो तर्जमा करना होता है ना चीज़ों का, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का भी, ये भी बड़ा अहम होता है। आपने देखा जब यहाँ चीनी वज़ीर ख़ारजा आए थे तो उन्होंने कहा सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, डायलॉग से करें, जैसे मर्जी करें। सही, उसका कतई ये मकसद नहीं था जो लोगों ने समझ लिया कि शायद वो कह रहे हैं जो हुकूमत से बाहर गए उनको लाएं और फलां करें। वो कहते हैं कि भाई नहीं, आपकी स्टेट जो ज़रब अज़ब करती है और उसके बाद दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, जो फैसला कर लेती है उस पर अमल दरामद हो जाता है। ये तो होता आ रहा है। तो अब कैसा मामला है कि आप सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं कर होने दे रहे मुल्क के अंदर, उसमें चाहे इदारों की इंटरवेंशन है, उसमें अफराद की इंटरवेंशन है, इसको ख़त्म करना होगा। ठीक। और ये जो मामला है एक इस हुकूमत के वाले से, वो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसहाक डार साहब जब आए थे लंदन से तो उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखने चाहिए थे। हाँ जी। अब ये कहना कि जी वो मैं निगोशिएट बेहतर कर सकता था पहले, ये फलां, देखिए माहौल के मुताबिक होता है, आप नहीं कर सकते। नवीद चौधरी साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि प्रोलॉन्ग ना किया जाता, इसको बरवक्त कर लिया जाता तो शायद इतनी मुश्किलात ना होती। लेकिन पीजे मीर सर, आपको क्या लगता है, सख्तियां तो बढ़ रही हैं, तो किस तरह जो केयर टेकर सेटअप है वो लोगों को रिलीफ फराहम कर सकेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जब आप पार के बाहर होते हैं तो सबको वो कहते हैं ना लॉलीपॉप्स देने का मज़ा आता है, सबको, एवरीबडी। मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को PM हाउस में जाके कहा, मैं कहा यार अब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू डिलीवर, एग्जैक्ट वर्ड्स। वो तुझे पता नहीं है कि मैं अब अंदर आया हूँ तो यहाँ तो एक और माफिया बैठा हुआ है, यहाँ तो कार्टल्स अंदर बैठे हुए हैं, मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। तो मैंने कहा देन गेट रिड ऑफ देम। कहते कैसे? कहते इधर करो तो इधर से न्यूज़, इधर से करो इधर से न्यूज़। द क्वेश्चन इज ये हर एक के साथ, और उनकी अपनी खबर नहीं आती। नहीं जी, वो हर एक की आती है। एक फिक्र बता दूँ, अभी कंफर्म रिपोर्ट है, शायदशुदा चीनी की स्मगलिंग भी इस वक्त हो रही है, आटे की स्मगलिंग भी हो रही है, कार्टल्स कर रहे हैं, जरूरत नहीं, सीमेंट की, डॉलर और डॉलर की मैनिपुलेशन भी शुरू हो। अब आप देखें ये जो बात कर रहे हैं, अब आप इस पे देखें, आपका 2022 में 12.1% था, उसके बाद आपका कितना है 29.1% इन 23, प्रोजेक्टेड क्या 25.6%। अब ये अगर आपके फिगर्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप और मैं जिस तरह ये कह रहे हैं, फिर तो हम तो टैक्स ही देते रहेंगे। हम क्या करेंगे? हम तो टैक्सेशन के अंदर फंस जाएंगे। आज मैंने अपनी गाड़ी का, कैन यू बिलीव इट, 50,000 रुपये टोकन टैक्स दिया है। छोटी गाड़ी ले लेना। नहीं छोटी हो और जो मर्जी करो, 50,000 यार, गिव मी अ ब्रेक। दुनिया के अंदर इतना बड़ा टैक्स नहीं होता है। मैंने चेक करा, वो पता नहीं कुछ ये टैक्स, फलाना टैक्स, वो टैक्स, 50,000। आपको पता है कि पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेशन 0.6% है, 6-8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, सिर्फ सरकारी ये छोड़े, और कनाडा में 80% डायरेक्ट टैक्सेशन। ये छोड़ दें, यहाँ तो हम जहाँ हैं इस वक्त, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। मैं आपको बताऊं, एक बिजनेसमैन उस जिसने इमीडिएटली अभी $2 मिलियन लेके आने पाकिस्तान के अंदर, ये आपका जो एक्सपोर्ट वाले एक्साइज एंड टैक्सेशन ये कर दो। अच्छा जी, आप यूँ करें, मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, 4.5 लाख रुपया है, अब यूँ करें आप 2 हमें दे दें, मैं आपको क्लियरेंस दे दूंगा। किस पे? एक जिप के ऊपर। कैन यू बिलीव इट? तो हम बिजनेस, ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए, वो किस तरह करेगी ये बिजनेस? यू नो, अगर आपने ये करना है, एक्सपोर्टर्स को तंग करना है, और आप कहते हैं हमने डॉलर लेके आने। मैंने तो इसहाक डार साहब को कल फोन किया, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री नहीं थी, उन्होंने कहा था कि कॉमर्स मिनिस्टर से बात करो, टेडैप से बात करो। बिकॉज अगर हम अपने बिजनेसमैन को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, आप किस तरह आगे जाओगे यार? खुदा के लिए
think about the country, यही and तो we are not. मैं भी यही बात कर रहा था ना पहले कि खुदा का वास्ते इन मामलों से निकले, मुल्क को आगे मुल्क को आगे चले। लेके जाओ। हमें फंसाए हुआ फजूल, वो केस कर दो, उस पे केस कर दो, उस पे केस कर दो। लेकिन हम सब मिलकर इस बात पर तो इत्तेफाक करते हैं ना कि हमारे पास IMF के एग्रीमेंट के सिवा और कोई ऑप्शन कोई नहीं option था। नहीं हमारे था, पास नहीं। हमारी और हम प्लान बी पे कौन को बेवकूफ बनाते हम रहे। इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर ही ना सकते अगर हम IMF के एग्रीमेंट के ऊपर ना आते। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, नवीद साहब और पीजे मीर साहब। बात यही है कि हम सब इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि IMF की जो एग्रीमेंट थी उसके बगैर मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लाई जा सकती थी। लेकिन इस बात का भी एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी होगा कि हुकूमत की जानिब से जो भी वादे किए जा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, वो हुआ नहीं है, बहुत देर हो गई उसमें। लेकिन अब एक और इम्तिहान जो खड़ा हो गया वो ये कि किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि जो भी टर्म्स IMF के साथ तय पाई हैं उनके ऊपर अमल दरामद किस तरह यकीनी बनाए, इसको सर्टन करना होगा। इसके अलावा जो केयर टेकर सेटअप है उसको भी यकीनी बनाना होगा कि इन सख्त शराइत के बावजूद आवाम को रिलीफ किस तरह से देना है, क्योंकि यही सबसे अहम बात है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।